वालेकुम, आप देख रहे हैं द लर्निंग कंपस और आज की इस वीडियो में हम साइंस फैक्ट फाइल ग्रेड 6 ऑक्सफोर्ड का जो थर्ड एडिशन है इसका हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, जो कि है बैलेंस डाइट। तो आज का जो चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 3 बैलेंस डाइट। अब आगे डिटेल में जाने से पहले सबसे पहले इसके नाम पर ज़रा गौर करते हैं कि आखिर इसका जो नाम है वो किस तरह से और इसके नाम का क्या मतलब है। तो सबसे पहले डाइट की बात करते हैं कि भाई डाइट क्या होता है। तो डाइट से मुराद होता है वो स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ फूड जो कि हम अपनी डेली रूटीन में ले रहे होते हैं। अब डाइट से ये मुराद नहीं होता कि भाई आप जो एक कभी कभार जो है बंदा एक यूनिक चीज़ खा लेते हैं, हम उसे डाइट नहीं बोलते हैं। डाइट हम उस चीज़ को बोलते हैं जो कि हम डेली रूटीन में खाते हैं, यानी आप जो आपके एक महीने के अंदर या एक आप जो आपका एक प्रोसेस होता है एक सिंपल सा जो आपके साथ रेगुलर हो रहा होता है, यानी आप सुबह नाश्ता करते हो, फिर दोपहर को खाना खाते हो, फिर रात को करते हो, तो उसके अंदर आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ फूड और जो एक किस्म की जो चीज़ होती है ना जो वो आप खाते हो, तो हम उसको डाइट बोलते हैं। अच्छा, तो आपकी जो बॉडी होती है, सबसे पहले बॉडी में बात करते हैं कि भाई हमारे जो सारे ह्यूमन बीइंग्स हैं उनकी कौन सी डाइट यानी कौन सा खाना तमाम ह्यूमन बीइंग्स के अंदर जो है सिमिलर होता है। तो सबसे पहले बात यही आती है कि जो पानी होता है तमाम ह्यूमन बीइंग्स को चाहिए होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं कह सकता हूँ कि जो पानी होता है वो एक नॉर्मल डाइट है और वो तकरीबन हर इंसान ही बल्कि सारे इंसान ही पीते हैं पानी। बुक के अंदर थोड़ी डिटेल लिखी हुई है कि जो एक बंदा होता है यानी एक ह्यूमन बीइंग वो पूरे साल के अंदर तकरीबन 500 लीटर पानी पीता है। अब 500 लीटर पानी इज़ अ बिग अमाउंट, तो 500 लीटर पानी हम पूरे के पूरे साल में पीते हैं। और इसके अलावा जो हम खाना खाते हैं, जो हम डेली रूटीन में खाना खाते हैं जिसके अंदर रोटी आ जाती है, रोटीज़ मेन हमारा जो एनर्जी का जो कंपोनेंट है वो रोटी ही है, जिसको हम ब्रेड बोलते हैं ना। तो ह्यूमन बीइंग जो होता है वो ओवर 1 टन यानी 1000 kg तकरीबन 1000 kg के लगभग ये फूड खाता है। तो अगर 1000 kg ऑफ फूड एंड 500 लीटर्स ऑफ लिक्विड एक बंदा एक पूरे साल के अंदर कंज्यूम करेगा तो वो एक नॉर्मल हेल्दी बॉडी होगी, यानी हम उसको कह सकते हैं कि इट्स अ बैलेंस डाइट। तो अब नीचे इन्होंने कुछ फूड्स का जिक्र किया हुआ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और तकरीबन नॉर्मल रूटीन में हम खाते हैं। तो उसमें सबसे पहले ग्रीन वेजिटेबल्स की बात करते हैं, जैसे हो गया स्पिनच हो गया, इसके अलावा जो आपके पास बहुत किस्म के आपके पास पालक वगैरह हो गए और ये मटर गोश्त हो गया, ये मटर आलू वगैरह जो भी आपके पास होते हैं, ये सारे के सारे ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं ना। तो ये भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं और ये ज़्यादातर जो है ना फाइबर एक कंपोनेंट है हमारे फूड का, टाइप है फूड का, उसका सोर्स है। यानी जो हमारे पास ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं वो एक रफिज फाइबर का सोर्स होते हैं। इसके अलावा जो लेमन्स हो गए और फ्रूट वगैरह हो गए, ये सिट्रिक एसिड और दीगर जो हमारे पास फ्रूट्स होते हैं और लेमन होते हैं, ये सिट्रिक एसिड हो गया और वाइटामिन हो गए, मिनरल्स हो गए, उनका सोर्स बनते हैं। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट हो गए, ये कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर जो हमारे पास शुगर्स होते हैं वो आ जाती हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का आगे जाके आपको मैं बताऊंगा कि भाई कार्बोहाइड्रेट कहाँ होते हैं, उसका क्या यूज़ होता है। तो कार्बोहाइड्रेट भी होता है और इसके अलावा जो हमारे पास प्रोटीन होता है ना, ये भी बड़ा एक इंपॉर्टेंट एक कंपोनेंट है हमारी बॉडी के लिए और बॉडी बहुत ज़्यादा इसके ऊपर मैटर करती है, डिपेंड करती है। जो प्रोटीन्स होते हैं वो एग से आते हैं और ये बात याद रखें, जो प्रोटीन्स होते हैं ना अक्सर औकात वो एनिमल से ही आते हैं। यानी अगर आपके पास एनिमल का गोश्त हो गया है ना, गोश्त होता है जिसमें मीट आ जाता है, चिकन आ जाता है, फिशेस आ जाती हैं, ये सारे के सारे जो सोर्सेज हैं ये किसके सोर्सेज होते हैं, ये प्रोटीन के सोर्सेज होते हैं। इसी तरह से जो एग होता है वो भी एक प्रोटीन सोर्स है। अच्छा, तो अगला जो हमारे पास पेज है उसके अंदर इन्होंने जितने मैंने आपको फूड टाइप्स के बारे में बताया, जिस तरह कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल्स, वाइटामिन्स, ये सारे इन्होंने अभी डिटेल में दिए हुए हैं। तो अब हम उनको डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है कार्बोहाइड्रेट। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है ना, ये जब आप आगे क्लासेस में जाएंगे तो इनको हम शुगर भी बोलते हैं, क्योंकि असल में इनके अंदर जो मेन आपके पास कंपोनेंट है जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ी तादाद में पाया जाता है वो है ग्लूकोज, और ग्लूकोज हमारे पास होता है शुगर होता है। अब ये जो शुगर होता है ये हमारे पास आम जो घरों में पाया जाता है शुगर वो नहीं होता, बल्कि ये शुगर होता है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए। बस एक बात याद रखें कि जो हमारा जो फूड होता है ना, जब हम फूड इंटेक करते हैं तो वो जब एनर्जी के अंदर उसको कन्वर्ट होना होता है तो वो क्या करता है, वो ग्लूकोज के अंदर पहले कन्वर्ट होता है। तो हमारी जो एनर्जी होती है ना वो किसके थ्रू आती है, वो ग्लूकोज के थ्रू आती है। और ग्लूकोज क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। तो कार्बोहाइड्रेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और मैंने जिस तरह बोला कि जो रोटी होती है, ब्रेड होता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ह्यूमन बीइंग की डाइट का, यानी इसके बगैर इंसान नहीं रह सकता। तो आखिर रोटी के अंदर क्या चीज़ पाई जाती है जिसकी वजह से इंसान नहीं रह सकता? तो आंसर होगा कि भाई रोटी के अंदर जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, वाइटामिन होते हैं, बहुत सारी
चीज़ें होती हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं, यानी गंदम जो होता है उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि भाई रोटी इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ आवर डाइट एंड इट कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट इन अ वेरी लार्ज क्वांटिटी। अच्छा, तो कार्बोहाइड्रेट, जैसे मैंने कहा कि कार्बोहाइड्रेट वो केमिकल्स होते हैं जो कि एनर्जी सप्लाई करते हैं, यानी अगर हमारी बॉडी को कोई एनर्जी चाहिए होगी तो वो कहाँ से लेगा? कार्बोहाइड्रेट से लेगा। यानी कार्बोहाइड्रेट केमिकल रिएक्शन के साथ, केमिकल रिएक्शन उनके अंदर होगा तो कार्बोहाइड्रेट के थ्रू ही एनर्जी बनेगी। सो बस ये याद रखिए कि भाई कार्बोहाइड्रेट जो है ना एनर्जी सप्लाई करते हैं और वो मेन कॉम्पोनेंट है एनर्जी प्रोडक्शन का इन आवर बॉडी। और ये क्या क्या इनके अंदर होते हैं? तो स्टार्च होते हैं इनके अंदर और डिफरेंट टाइप ऑफ शुगर्स हो गए। शुगर्स के अंदर के आपके पास ग्लूकोज आ जाता है, सॉक्रोज आ जाता है, लैक्टोज आ जाता है, माल्टोज आ जाता है। तो मैंने तो 4 आपको किस्म बता दी हैं। इसके अलावा लैक्टोज कहाँ पे पाया जाता है? भाई मिल्क के अंदर पाया जाता है। ये मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, बुक के अंदर ये चीज़ नहीं लिखी हुई। तो लैक्टोज जो होता है वो मिल्क के अंदर होता है। इसके अलावा जो आपके पास माल्टोज होता है वो भी ऐसे मिल्क के अंदर तो खैर नहीं होता, लेकिन डिफरेंट चीज़ों के अंदर होता है। मल्टाइक एसिड उसको बोलते हैं ना, तो वो उसको छोड़ दें आप। बस ये याद रखिए माल्टोज, सॉक्रोज, लैक्टोज, ग्लूकोज, ये सारी एग्जाम्पल है किसी कार्बोहाइड्रेट की। अच्छा, फिर आते हैं फैट्स। अब ये फैट्स क्या चीज़ है भाई? तो जो फैट्स होते हैं ना, असल में ये फैट्स जो होता है ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसका जो केमिकल कंपोजिशन होती है ना, यानी अगर हम कहें कि इसका फार्मूला क्या होगा, जिस तरह हमारे पास ऑक्सीजन का फार्मूला है O2 और वाटर का फार्मूला है H2O, इसी तरह से अगर हम फैट्स के फार्मूले के अंदर देखें तो जो मेजर कंपोनेंट होता है ना फार्मूले के अंदर वो होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और ये बात याद रखें, जो भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रखते हैं उनको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो असल में जो फैट्स होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। अब ये जो फैट्स होते हैं ये क्या करते हैं? ये कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करते हैं। यानी अगर एक कार्बोहाइड्रेट फर्ज करें कुछ मतलब 10 अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है प्रोड्यूस कर रहा है, तो जो फैट्स होगा वो उसकी डबल अमाउंट यानी 20 अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। और जो फैट्स का दूसरा काम होता है ना, एक तो होता है कि भाई फैट्स कार्बोहाइड्रेट से ट्वाइस अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस बाय फैट्स एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट। और इसके अलावा जो दूसरा काम है फैट्स का वो होता है कि फैट्स जो हमारी स्किन होती है ना उसकी जो नीचे वाली सतह होती है ना, फैट्स पाए जाते हैं। फैट्स क्या करते हैं? फैट्स जो है हमें सर्दी के अंदर गर्म रखते हैं। यानी अगर इसको हम कह सकें कि थर्मो रेगुलेशन का काम करते हैं, तो ये बात गलत नहीं होगी। अब थर्मो रेगुलेशन क्या होती है? थर्मो रेगुलेशन का होता है कि टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं। तो फैट का जो मेन काम है वो है एक एनर्जी सप्लाई करना और इसके अलावा टेम्परेचर को मेंटेन रखना। सो अब आते हैं जरा प्रोटीन के ऊपर। तो प्रोटीन तो सबको पता है कि भाई प्रोटीन क्या होते हैं। प्रोटीन का जो मेन काम होता है वो होता है एनर्जी सप्लाई करना। किसको? मसल्स को एनर्जी सप्लाई करना। और अब जाहिर बात है, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि जो प्रोटीन होते हैं वो अक्सर औकात एनिमल से ही आते हैं, यानी सोर्स क्या होता है वो एनिमल ही होता है। जिस तरह से हो गया फिश हो गया, चिकन हो गया, बीफ हो गया, मटन हो गया, ये सारी क्या चीज़ें ये हमारे पास प्रोटीन के सोर्सेज हैं। अब प्रोटीन करता क्या है? प्रोटीन हमारे पास जो मसल्स होती है ना उनको अच्छा करते हैं, उनको जो है ना ज़रा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। अगर किसी को जो है ना अपने मसल्स बिल्डअप करने हैं तो उसको कहते हैं कि भाई आप प्रोटीन ज़्यादा इनटेक करो। तो प्रोटीन का जो मेन काम होता है वो मसल्स को जो है ना स्ट्रॉन्ग करना होता है। और जाहिर बात है अगर मसल स्ट्रॉन्ग होंगे तो आपकी जो ग्रोथ होगी वो भी अच्छी सी होगी। और इसके अंदर इन्होंने फिर प्रोटीन का बताया कि भाई प्रोटीन की केमिकल कंपोजिशन कैसी है। तो एक बात याद रखेंगे, प्रोटीन का जो आपके पास बेसिक यूनिट है जिसको हम कहते हैं बिल्डिंग यूनिट, वो है अमाइनो एसिड। और अमाइनो एसिड जो होता है ना वो आपके पास चेन्स की फॉर्म में होता है। फर्स्ट करें अगर आपके पास ये एक छोटा सा अमाइनो एसिड है तो उसके साथ एक और चेन लिंक होगी, इस तरह से लिंकेज होगी और इस तरह बिल्कुल चलते चलते वो बहुत सारी चेन्स बन जाती हैं। और इस तरह से इनको हम कह सकते हैं कि ये क्या है? पेप्टाइड बॉन्ड्स हैं। तो उनके ऊपर आप ना जाएं क्योंकि वो बहुत आगे वाली चीज़ है। बस ये याद रखें कि प्रोटीन्स किससे बनते हैं? अमाइनो एसिड से बनते हैं। और अमाइनो एसिड किस तरह से लिंक होते हैं? तो वो स्मॉल चेन्स की फॉर्म में लिंक होते हैं। अच्छा, आपके पास जो बॉडी है ना उसके अंदर तकरीबन 20 डिफरेंट काइंड्स ऑफ अमाइनो एसिड पाए जाते हैं। यानी अगर हम कहें ना कि अमाइनो एसिड कितने टाइप्स के होंगे तो वो होंगे 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड आर प्रेजेंट इन अवर बॉडी। और जो मेन एलिमेंट है यानी जो केमिकल कंपोजिशन है अमाइनोटीन्स की वो क्या है? अमाइनो एसिड की वो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो ये हमारे पास क्या है? प्रोटीन की जो है ना बेसिक केमिकल कंपोजिशन है। फिर आते हैं जरा मिनरल साल्ट पे कि भाई मिनरल साल्ट क्या होता है। अब जो मिनरल साल्ट होता है ना ये हमारी जो बॉडी होती है ना ये ज़्यादा अमाउंट में इसको रिक्वायर्ड नहीं होती, यानी काम बहुत लेती है बॉडी हमारी मिनरल साल्ट से, लेकिन हमें उस हाई अमाउंट में नहीं रिक्वायर होती, उस लार्ज अमाउंट में हमें रिक्वायर नहीं होती मिनरल साल्ट। क्यों नहीं रिक्वायर होता? इस वजह से रिक्वायर नहीं होता क्योंकि
मिनरल साल्ट बहुत ज़्यादा जो है ना, अगर बॉडी अपने अंदर अकोमोलेट करेगी ना तो नुकसान ज़्यादा होंगे, फ़ायदे कम होंगे। अब प्रोटीन ज़्यादा से ज़्यादा हो तो भाई थोड़ा सा फ़ायदा होता है, अब बहुत ज़्यादा ओवर इनटेक कर लें तो फिर तो नुकसान होगा, लेकिन प्रोटीन हम लार्ज अमाउंट में हमें चाहिए होता है। लेकिन इसके बरक्स अगर हम मिनरल साल्ट को देखें तो जो मिनरल साल्ट है वो हमें स्मॉल अमाउंट में चाहिए होगा। अब जो हमारी बॉडी है, मिनरल्स, बहुत सारे मिनरल्स उसको रिक्वायर होते हैं। क्यों रिक्वायर होते हैं भाई? जो केमिकल कंपोजिशन होती है, जो हमारे पास मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं सेल के अंदर, वो ज़्यादातर मिनरल ही परफॉर्म करते हैं। तो मिनरल हमें बहुत ज़्यादा चाहिए होते हैं, और जिसके अंदर अब सबसे बड़ी, अगर मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल जो आपको समझ भी आएगी, वो होगा कैल्शियम इंटेक। जो बूढ़े लोग होते हैं उनको अक्सर औकात कहा जाता है कि भाई आपके अगर जोड़ों में दर्द है तो आप कैल्शियम इंटेक ज़्यादा कर दें। तो आखिर ये क्यों कहा जाता है? वो इस वजह से कहा जाता है क्योंकि कैल्शियम भी एक मिनरल है, और कैल्शियम जोड़ों के अंदर यानी हड्डियों के अंदर पाया जाता है। अब जब हमारी जो एज बढ़ती जाती है तो जो हमारे पास कैल्शियम होता है ना, वो हमारे जोड़ों के अंदर जो जॉइंट्स होते हैं उनके अंदर कम होता जाता है। तो ज़ाहिर बात है, फिर उस वजह से जो डॉक्टर्स कहते हैं कि भाई अगर आपको अपनी हड्डियों को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना है या फिर काम के लायक बनाना है तो आप कैल्शियम इंटेक ज़्यादा कर दें। तो इस लिहाज से मिनरल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि मिनरल्स हमारे जॉइंट्स के अंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा मिनरल्स हमारे ब्लड के अंदर पाए जाते हैं, और इसके अलावा जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ से मुराद जो हमारे पास एनर्जी प्रोडक्शन होती है हमारी, जिससे हमें हमारी सांस लेने, रिस्पायरेशन होगी, डाइजेशन होगी, इसके अंदर मिनरल्स का बहुत ज़्यादा काम होता है। इसकी पहली एग्जांपल मैंने आपको कैल्शियम दी थी। इसके अलावा हीमोग्लोबिन भी होता है, उसके अंदर भी जो है आयरन पाए जाते हैं। हीमोग्लोबिन क्या होता है? हीमोग्लोबिन हमारे पास रेड ब्लड सेल के अंदर होता है, और रेड ब्लड सेल क्या करते हैं? वो ऑक्सीजन को कैरी करते हैं। सो कितना बड़ा काम है कि हमारी बॉडी के अंदर अगर हमें अपना ऑक्सीजन यानी दिल से, यानी हार्ट से, अगर दीगर कंपोनेंट्स ऑफ द बॉडी में हमें पहुंचाना है तो फिर भी हमें मिनरल चाहिए होगा। सो मिनरल हीमोग्लोबिन में भी पाए जाते हैं। अब हीमोग्लोबिन के अंदर कौन सा मिनरल पाए जाते हैं? तो हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन पाया जाता है। सो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई मिनरल्स कितने इंपॉर्टेंट हैं हमारी बॉडी के लिए। अच्छा, अब ज़रा बात करते हैं वाइटामिन्स की। लाइक जो वाइटामिन्स होते हैं ना, वो भी मिनरल्स की तरह जो है ना बहुत ही कम अमाउंट में हमें रिक्वायर होते हैं। वो भी प्रोटीन्स की तरह हम बहुत ज़्यादा इंटेक नहीं करते, कार्बोहाइड्रेट की तरह उसका हम बहुत ज़्यादा इंटेक नहीं करते, लेकिन हमें मिनरल्स की तरह बहुत ही कम अमाउंट में वाइटामिन्स चाहिए होते हैं। लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है वाइटामिन्स का भी। अब जो वाइटामिन्स हैं, इनकी सबसे बड़ी एग्जांपल मैं आपको ये दे सकता हूँ कि अगर किसी की नज़र कमज़ोर है तो उसको कहा जाता है कि भाई आप विटामिन ए लो। और विटामिन ए किसके अंदर होता है? कैरेट के अंदर होता है, यानी गाजर के अंदर हमारे पास विटामिन ए बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर किसी की नज़र कमज़ोर होती है तो उसको कहा जाता है कि आप गाजर खाया करो। क्यों खाया करो? क्योंकि उसके अंदर विटामिन ए है, और विटामिन ए क्या करेगा? वो आपकी नज़र को थोड़ा सा जो है ना इंक्रीज़ करेगा, थोड़ा सा नज़र को अच्छा कर देगा। तो विटामिन इसमें भी रिक्वायर होते हैं। इसके अलावा अगर किसी को जोड़ों में दर्द हो यानी हड्डियों में प्रॉब्लम हो तो उसे कहा जाता है कि आप ज़रा सन बात लें, सूरज के लिए थोड़ा सा बैठें। अब भाई सूरज के लिए क्यों बैठते हैं? तो उसके अंदर भी एक साइंटिफिक रीज़न है कि सूरज की रेज़ होती हैं ना, उनके अंदर विटामिन डी पाया जाता है, और विटामिन डी जो होता है वो हमारी हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आप इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई विटामिन हमें कितने ज़्यादा हमारे लिए जो है ज़रूरत और अहमियत रखते हैं। जो रफेज होता है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, क्योंकि ये जो बॉडी के अंदर आ जाता है तो इसको बॉडी एज अ वेस्ट बाहर भी निकाल देती है। लेकिन जो इसका स्पेसिफिक और एक मेन काम है वो ये है कि जो हमारे फेसेस बनते हैं ना, यानी जो हमारा वेस्ट बनता है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, वो थोड़ा सख्त होता है। जो ये रफेज होता है ना, वो ये काम करता है कि वो वाटर को जो है ना रिटेन करता है, और जिससे फेसेस क्या हो जाते हैं? थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं। जिसका काम क्या होता है? ये हमारा जो वेस्ट मटेरियल है, जो फेसेस हैं, उसको कर देता है नरम, ताकि वो हमारी बॉडी से आराम से निकल सकें। लेकिन अगर कोई बंदा ये रफेज वाली चीज़ें नहीं खाता, यानी जिसके अंदर रफेज होते हैं, जिस तरह हो गया आपके पास ग्रीन वेजिटेबल्स होगी, अगर ये ज़्यादा नहीं खाता तो उसको कंस्टिपेशन का मसला होता है। और कंस्टिपेशन क्या है? कंस्टिपेशन वो बीमारी है जिसके अंदर आपके फेसेस जो होते हैं वो बहुत ही हार्ड तरीके से, बहुत ही एक रफ तरीके से जो है आपकी बॉडी से निकलते हैं, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो उसके लिए जो कंस्टिपेशन का जो है मरीज़ होता है उसको कहा जाता है कि भैया आप फाइबर इनटेक को ज़्यादा कर दें, यानी रफेज, जिसके अंदर रफेज पाया जाता है वो डाइट आप लें जिसके अंदर फाइबर होता है, ताकि जो आपके फेसेस हैं वो थोड़े सॉफ्ट हो जाएँ और वो आपकी बॉडी से आराम से निकल सकें।